हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बीएन पांडे। आज सबसे पहले आपको 21 जून है तो इंटरनेशनल योगा डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप निरंतर प्रतिदिन कम से कम अपने जीवन के लिए अपने लिए 5 से 10 मिनट 15 मिनट तो योगा के लिए समय जरूर निकालिए अपने बिजी शेड्यूल से भी। तो मैं बीएन पांडे आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर करिए योगा। आपके लिए स्वास्थ्यप्रद है, लाभदायक है और ऐसे ही स्वस्थ रहिए। चूंकि महान साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने अरस्तु उन्होंने कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और यूं ही मेरे साथ जुड़े रहिए। तो इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबको 21 जून और इंटरनेशनल योगा डे जो है इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब लेट न करते हुए, जैसा कि हमारा पढ़ाने और पढ़ने का तरीका है कि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फालतू की चीज़ों में, डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं और वहां पर अपनी बातों को कहते और सुनते हैं। तो आज हमारा जो अकाउंटिंग का टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, क्या दिखेंगे कि व्हाट इज द पार्टनरशिप यानी अगर हम कहें तो हमारा साझेदारी ये क्या है, नेचर क्या है, किस तरीके से इसको पढ़ें और यह टीजीटी पीजीटी में किस तरीके से आने की संभावना का प्रश्न रखता है। देखिए, वास्तव में यदि देखा जाए तो पार्टनरशिप को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। क्या? एक तो बेसिक नॉर्मल सी चीजें होती हैं यानी बेसिक नॉलेज, और दूसरी जो चीजें होती है हमारी एंट्रेंस, कि कोई पार्टनर एंटर कब करता है, कोई पार्टनर इंटर कब करता है, या इसी को हम कहते हैं पुनर्गठन। क्या कहते हैं? एंट्रेंस हुआ, मृत्यु हुआ, इन सबको सारी चीजें में आती हैं, इसे हम कहते हैं पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन यानी पार्टनरशिप किस तरीके से हमारा खत्म होगा या इसका विघटन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले पार्टनरशिप को जानने से पहले हमको यह जानना है कि पार्टनरशिप एक्ट के बारे में जान ले थोड़ा सा, कि पार्टनरशिप जो एक्ट है यह वास्तव में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है। ये इनफोर्स कब से हुआ? 1 अक्टूबर 1932 से। ये प्रश्न पूछा जाने योग्य है कि पार्टनरशिप एक्ट के बारे में तो सभी जानते हैं, मगर पार्टनरशिप एक्ट इंडिया में इन्फोर्सेबल कब से हुआ? तो 1 अक्टूबर 1932 से। ठीक है। अब बात आती है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। तो पार्टनरशिप का जो परिभाषा है वास्तव में यदि देखा जाए तो पार्टनरशिप की, या यूं ही कहें किसी भी एक्ट की ज्यादातर जो परिभाषाएं होती हैं वह सेक्शन 2 में दी जाती है। किसमें दी जाती है? सेक्शन 2 में। किसी भी एक्ट आप देख लीजिएगा, छोटे से छोटा एक्ट या बड़े से बड़ा एक्ट, ये वहां पे इन लोगों का एक तरीका है कि सबसे पहले सेक्शन 1 में बताया जाता है कि वह जो एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और सेक्शन 2 में बताया जाता है कि यह परिभाषा, तमाम तरीके की परिभाषाएं जो इसके अंतर्गत, उस विषय वस्तु के अंतर्गत पढ़ा जाता है, उसमें दिया जाता है। अब एक बात और आती है कि पार्टनरशिप को हम फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप अपने आप में एक फर्म का निर्माण करता है। तो ये फर्म क्या है? पार्टनरशिप अपने आप में फर्म का निर्माण करता है। तो ये फर्म क्या है, इसको भी हम डिराइव करने का प्रयास करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म को हम किससे समझते हैं। ठीक है। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा कि एन एक्ट ऑफ अ फर्म means any act of omission by all the partners, omission by all the partners or by any partner or agent of the firm which gives rise to a right enforceable by or against the firm। ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में हमारा फर्म का डेफिनेशन है 2 और सबसेक्शन 1 में। 2 और सबसेक्शन ए में ये बताया गया है पार्टनरशिप फर्म के बारे में कि कोई भी पार्टनर्स जो 2 या 2 से अधिक हो और किसी भी इनफोर्स लॉफुल एक्टिविटी में वो भाग ले तो वो क्या हो जाता है? उसके लिए फर्म हो जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे बात पर। पार्टनरशिप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है पार्टनरशिप डीड। क्या महत्वपूर्ण है? पार्टनरशिप
डीड यानी पार्टनरशिप का समझौता, जो हमारे समझौता के रूप में हमारे पार्टनरशिप को ही क्या करता है, एक आधारभूत संरचना प्रदान करता है। तो आपको यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे जो है बातचीत की तरफ कि वास्तव में पार्टनरशिप किसे कहते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर के बीच रिलेशन होता है जो किसी भी पूर्व निर्धारित उद्देश्य से बनाया जाता है किसी भी एक्ट को करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सब के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु के बारे में कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। अच्छा, एक बात और आपको बताते चलें कि इसका जो 1932 एक्ट का जो तरीका है या इसका जो पहले का बेस है वो वास्तव में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का व्यवस्थित रूप है। ठीक है, यानी ढेर सारी चीजें वहीं से निकली है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी हमको कंसीडर करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इससे भी हमको ध्यान देना है कि वास्तव में ये चीजें निकली कहां से, पार्टनरशिप का आया कहां से। अब हम लेट न करते हुए अकाउंटिंग के बारे में आते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, जो मुख्य है हम लोग उसी पर बातचीत फोकस करेंगे कि पार्टनर, फर्म और फर्म नेम ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बातचीत करने के लिए कि कौन कौन से कंडक्ट ऑफ बिजनेस या फिर किस तरीके से हम स्टेटमेंट के बारे में बात करें। देखिए क्या कहा है इसमें, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन होता है जी। क्या होता है, पार्टनरशिप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए, यू हैव लर्न अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमने कर लिया है। फिर क्या कह रहा है कि people manage the business and share its risk. In such a situation, people usually adopt the partnership form of organization. Accounting for partnership firm has its own peculiarities as the partnership firm comes into existence when two or more person come together. यही मुख्य इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम जो है साझेदार दो होने चाहिए। इसलिए यहां पर बात कर रहा है कि एग्जिस्टेंस व्हेन टू और मोर पर्संस कम टुगेदर टू एस्टैब्लिश बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स। कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी भी बिजनेस को कंसीडर करते हैं किस लिए, कि शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। ऑन मेनी इश्यूज अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स देयर मे नॉट बी एनी स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, और इसका जो निर्माण होता है वह वास्तव में एग्रीमेंट से होता है। और हमने बताया जहां पर एग्रीमेंट या ठहराव या प्रस्ताव के बारे में, प्रपोजल के बारे में बात करेगा वो 1872 के एक्ट के रिगार्डिंग होगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेजिटिमेट करता है। इन सच अ सिचुएशन द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड इट एक्ट वाज enforced at the 1st October of 1932 is the mandatory is the important date regarding the examination. So we have to consider this date regarding the examination. Similarly, calculation of interest on capital, interest on drawings and maintenance of partners capital accounts have their own peculiarities. Not only that a variety of adjustment are required on the death of a partner or when a new partner is admitted and so on. This peculiar situation need a specific treatment in accounting that need to be clarified. कि ये जो हमने बताया आपको कि सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं, वास्तव में यह हमारा पार्टनरशिप एक्ट डिराइव करता है कि किस सिचुएशन में कौन सी चीजों को करना चाहिए। अब आते हैं द प्रेजेंट, ये किस में डिस्कस करेगा, इसके बारे में बात कर रहा है कि पार्टनरशिप सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एक्सेट्रा, द ट्रीटमेंट ऑफ सिचुएशन लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। देखिए इंपॉर्टेंट है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, retirement and retirement, death and dissolutions have been taken up in the subsequent chapter। मतलब इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है
कि भैया नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है, तो क्या बताता है सेक्शन 4 हमको यह अथॉरिटी देता है कि हम इस पे बातचीत करें। क्या कहता है सेक्शन 4? When two or more person join hands to set up a business and share its profit and losses, कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, अपने एक बिजनेस को ज्वाइंट सब यानी म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक साथ आते हैं और वो अपने प्रॉफिट और लॉस को एक निर्धारित प्रतिशत में या एक निर्धारित तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज, किस तरीके से डिफाइन करता है वो बात कर लेते हैं अपन। चलिए भाई, क्या है पार्टनरशिप? कि रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और ऑफ एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, संबंध होता है लोगों में, कैसा? हैव एग्रीड, एक एग्रीमेंट होता है, वह लोग आपस में संबंधित क्या करते हैं, जो व्यक्ति होते हैं वह आपस में इस बात के लिए सहमत होते हैं, किस बात के लिए? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो उनके द्वारा कार्य किया जाता है। सेक्शन 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट section regarding the partnership act and section 4 define the partnership। ठीक है, क्या होता है? person who have entered into partnership with one another are individually called partners। जो person होते हैं इंडिविजुअल इंटर करते हैं उसको हम पार्टनर कहते हैं। एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। देखिए यहां बात समझ में आई कि अगर एक आए तो पार्टनर, कलेक्टिवली इंटर्ड हुए तो फर्म। तो फर्म क्या है कि जब पार्टनर कलेक्टिवली रूप से हमारे पास आते हैं या इंगेज करते हैं तो उसको हम फर्म कहते हैं। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड द फर्म्स नेम। A partnership firm has no separate legal entity apart from the partners constituting it। देखिए कंपनी हमने अभी शायद पढ़ा नहीं है, मगर कंपनी की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, कंपनीज इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज दैट इज वन इज कॉल्ड एज सेपरेट एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी उनके पास होता है कंपनी के पास, वेयर एज पार्टनरशिप हैज नो सेपरेट लेवल एंटिटीज प्रॉपर्टीज। इनके पास कोई भी इस तरीके का फॉर्मुलेशन या अपनी खुद की पहचान सेपरेट लेवल लीगल एंटिटी के माध्यम से नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कंस्टिट्यूइंग इट, दस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द गिवन। क्या क्या एसेंशियल फीचर्स है वो देख लेते हैं और यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए आपको मित्र इंपॉर्टेंट है। देखिए टू और मोर पर्सन कह रहा है कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप, इन ऑर्डर टू फॉर्म पार्टनरशिप देयर शुड बी एट लीस्ट 2 पर्सन कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। एक निश्चित उनका उद्देश्य होना चाहिए जो सब में क्या हो, कॉमन हो। गोल उद्देश्य जो है वह सबका एक ही हो और उसके लिए वो लोग क्या करें, आपस में जुड़े और एक साथ एक्ट करें, वो भी मिनिमम 2 लोग। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन अ फॉर्म कैन बी 2 एंड दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको थोड़ा हम कलर भी चेंज कर दे रहे हैं आपके लिए, रेड एंड ब्लू। There is, however, a limit on their maximum number by virtue of section 464 of the Companies Act 2013. The central government is empowered to prescribe maximum number of partners in a firm, but the number of partners cannot be more than 100. ये एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप हमेशा बातचीत के माध्यम से समझिए। इससे कंपनी एक्ट 2013 जो अमेंडमेंट एक्ट आया कंपनीज का, उसके रिगार्डिंग पार्टनरशिप में जो एक्सीड नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो वास्तव में सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के रिगार्डिंग होगा, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी 100 से ज्यादा नहीं कर सकता है मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। वही यहां बताया गया है किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो सेक्शन 466 में लिख दे रहा, सेक्शन 466 इज द लिमिटेशन ऑफ मेंबर्स रिगार्डिंग द क्या, रिगार्डिंग द हमारे पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। जबकि पार्टनरशिप 4
1932 का जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके सेक्शन 4 में डिफाइन करता है पार्टनर्स को, जबकि मिनिमम नंबर 2 होते हैं या प्रिस्क्राइब्ड है हमारे कंपनी पार्टनरशिप एक्ट से। ठीक है, और क्या कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 15। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फर्म में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। ठीक है, फिर से पढ़िएगा, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 100। 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, मगर फर्म के सिचुएशन में प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50। फर्म क्या है, मैंने आपको बताया कि जब फर्म में एक साथ लोग इंटर करें तो उसको कहते हैं फर्म। ठीक है, आई होप यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके बिना पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता, और उसका नाम है एग्रीमेंट। क्या नाम है, एग्रीमेंट, ठहराव। ठीक है, partnership is the result of an agreement between two or more persons to do business and share its profit and losses। पार्टनरशिप परिणाम है किसका, दो या दो से व्यक्तियों के मध्य एक संविदा का जो किसी निश्चित बिजनेस के रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करता है। ठीक है, द एग्रीमेंट बिकम्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म। यह भी इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप रिटन फॉर्म में हो सकता है, ऐसा सदैव आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है, इसलिए यह प्रश्न उठता है कि क्या पार्टनरशिप में जो हमारे एग्रीमेंट होते हैं या पार्टनरशिप डीड होता है वह सदैव लिखित रूप में होना चाहिए, तो यह अनिवार्य नहीं है। मगर विसंगतियों से बचने के लिए हमको यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो एग्रीमेंट हो वह लिखित फॉर्म में ही हो, अर्थात वह रिटन फॉर्म में ही हो। ठीक है, चलिए, not necessary that agreement is in written form, and oral agreement is equally valid। oral agreement भी मतलब oral मतलब बातचीत के माध्यम से जो एग्रीमेंट होगा वह भी उतना ही वैलिड होगा, but in order to avoid disputes it is preferred that the partners have a written agreement, and this is the most relevant and important features regarding the partnership deed। ठीक है, तो क्या क्या हमने समझा, सेक्शन 464 अकॉर्डिंग द कंपनीज एक्ट 2013 के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है कि वह मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप डिसाइड करेगा। पहली चीज, चलो ठीक है, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, यह वहां पे लिमिट है, और फर्म में 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम मेंबर 2 होंगे, यह इंपॉर्टेंट है। और एग्रीमेंट हमारा रिटेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी यह अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया, क्या आ जाते हैं ऊपर, जिसका नाम है बिजनेस। कि पार्टनरशिप क्या डीड है, चलो, व्यक्ति है, चलो ठीक है, मगर बिजनेस ही नहीं है तो क्यों जुड़ेंगे भाई, नहीं जुड़ेंगे ना। हमने पहले ही बताया है कि बिजनेस का पर्पज क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, और प्रॉफिट हो भी सकता है, लॉस हो भी सकता है। इट्स टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ कॉइन, एक सिक्के के दो पहलू हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों एक साथ चलते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले प्रॉपर्टीज में, जो पार्टनरशिप एक्ट हमको प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि बिजनेस होना चाहिए भाई। द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस मेयर को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, देखो क्या कह रहा है, बिजनेस द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, कुछ बिजनेस को कैरी करने का होना चाहिए। साथ में क्या कह रहा है, मेयर को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, इफ रोहित एंड सचिन ज्वाइंटली परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड, they become the joint owners of the property and not the partners। क्यों, क्योंकि ये लाइन जो बोल दिया कि मेयर को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। प्रश्न पूछा जाता है, और इसके लिए आप तैयार रहना कि जो हमारे को पार्टनरशिप मेंबर रहेंगे, यानी
को ओनरशिप वाले जो मेंबर रहेंगे वो पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे क्या? आपका आंसर क्या आएगा? नहीं। ठीक है, बट if they are in the businesses of purchase and sale of land for the purchase of making profit, they will be called the partners. तो इसको भी आपको ध्यान देना है कि अगर ओनरशिप के बारे में बातचीत की जा रही है तो वहां पर वो लोग पार्टनर नहीं होंगे। बात सुन रही? और जब हम बात करते हैं, एक मिनट बस आप थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा एक चीज सेटल्ड कर दें, उसके बाद बातचीत करते हैं हम लोग ना। हाँ जी, ठीक है, आई थिंक अब हम थोड़े अच्छे दिख रहे होंगे आप लोगों को। लाइट का अभाव था तो लाइट हमने व्यवस्था कर दिया। चलिए आते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ, जो हमने आपको बताया कि वास्तव में ये जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में हमारा डीड महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है, को ओनरशिप के बारे में बात करता है तो को ओनरशिप नहीं होना चाहिए, अगर वो हुआ तो वह क्या हो जाएगा? ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा, पार्टनरशिप नहीं रहेगा, ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए अब आते हैं म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यह है कि भैया राम और श्याम हैं तो उनमें ऐसा संबंध होना चाहिए, पारस्परिक संबंध होना चाहिए कि वो दोनों म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक साथ जुड़े रहें। ये नहीं कि कोई तीर घाट जा रहा है कोई मीर घाट जा रहा है, ऐसा नहीं, कोई नॉर्थ पोल कोई साउथ पोल, ऐसा नहीं। म्यूचुअल एजेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द पार्टनरशिप एक्ट। चलिए पढ़ लेते हैं भाई क्या है ये, जल्दी से देर ना करते हुए। म्यूचुअल एजेंसी, the business of a partnership concern may be carried on by all the partners or any of them acting for all। क्या कह रहा है कि भैया ऐसा है कि मान लीजिए दो चार लोग हैं, राम श्याम सोहन मोहन, उनमें से कोई एक क्या होगा? एक्ट करेगा किसी एक के बिहाफ पे, तो ये भी सही है। पार्टनरशिप में म्यूचुअल आपसी सहमति के साथ ऐसा कार्य भी किया जा सकता है। द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न में बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो उनमें से कोई एक या तो सभी के साथ आपसी सहमति के साथ चीजें चलती हैं। दिस स्टेटमेंट हैज टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। फर्स्ट, एवरी पार्टनर इज entitled to participate in the conduct of affairs of its business, and second one is that there exists a relationship of mutual agency between all the partners। वही जो हमने आपको बताया पहले, ये क्या कह रहा है कि एवरी पार्टनर इज entitled to participate in the conduct of the affairs of its business, कि हर जो पार्टनर होगा वह हमारे फर्म के लिए, हमारे पार्टनरशिप के लिए क्या करेगा? जवाबदेही करेगा अपने कंसर्निंग अमाउंट के साथ। फिर क्या कह रहा है कि म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स भी एग्जिस्ट करता है, आपसी सहमति भी उन लोगों में एग्जिस्ट करता है। Each partner carry on the business is the principal as well as the agent for all other partners। वो क्या कहता है? जो पार्टनर है वो अपने लिए अपना ही व्यापार मानकर कार्य करता है और दूसरे के पार्टनर का क्या करेगा? एजेंट के स्वरूप बिहेव करेगा कि भैया हमारे साथ भी उसी की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। He can bind other partners by his acts and also it's bound by the acts of other partners with regard to business of the firm। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात आ गई, जहां पर आपको हमारा यह फिनोमिना कहता है, मैनेजमेंट की बातों के साथ थोड़ा आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे मित्र, कि जहां पर राइट्स रहता है, अधिकार आपको दिया जाता है, साथ में आपके साथ दो चीज जुड़ी रहती है। नंबर एक अकाउंटेबिलिटी, नंबर दो आपके साथ जवाबदेहिता और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी दायित्व। दायित्व तो सबसे पहले जुड़ा रहता है, साथ में आपके साथ अकाउंटेबिलिटी भी जुड़ी रहती है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, क्या कि जब हम कभी किसी को अधिकार दें तो उसका अधिकार के प्रति उत्तरदायित्व भी बखूबी उसके साथ ट्रांसफर होता है, साथ में अधिकार और उत्तरदायित्व के साथ उसकी जवाबदेहिता भी बनी रहती है मित्र। चलिए आते हैं, रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज सो इंपॉर्टेंट दैट वन कैन से दैट देयर वुड बी नो पार्टनरशिप इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट। तब अब हमको ये बताओ कि जब एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल कंसेंट होगा ही नहीं भाई,
तो क्यों एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास कोई करेगा? जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं है ना। जब जबरदस्ती चीजें हैं नहीं, म्यूचुअल कंसेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द पार्टनरशिप एक्ट. सो वी हैव टू कैरी द आवर पार्टनरशिप बिजनेसेस. ठीक है, तो क्या कहता है कि अगर एब्सेंस ऑफ कंसेंट रहेगा, वो भी म्यूचुअल, तो पार्टनरशिप वैलिड होगा ही नहीं. तो ये भी हमको ध्यान देना है. ठीक है, अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कहता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. ये क्या कहता है भाई कि पार्टनरशिप तो होगा. एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस. भाई प्रॉफिट आप लोगे तो लॉस कौन लेगा? आप ही ना लोगे. जो ओनर रहेगा वही ना लेगा, जो पार्टनर रहेगा वही ना लेगा. इसी के बारे में यहां पे बात किया जा रहा है. दो, द डेफिनेशन कंटेंट इन द पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब पार्टनरशिप as relation between people who agree to share the profit of a business. The sharing of loss is implied. Sharing of loss implied होता है, अर्थात गर्भित होता है. implied का मतलब क्या है? गर्भित मतलब माना योग्य. नहीं भी लिखा है मगर मान देगा. Thus sharing of profits and loss is important. क्या है भैया? important है. If some persons joins hands for the purpose of some charitable activities, it will not be termed as partnership. जब कोई चैरिटेबल अर्थात दान मान के बारे में बातचीत किया जाए, वहां पर लोग आपस में क्या करें, म्यूचुअल कंसेंट के साथ कोई एक्ट करें, तो वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा. अर्थात पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करता है. ठीक है, liability of partners, this is the most properties regarding the partnership act. And क्या कहता है ये? each partners is liable jointly with all the other partners and also severally to the third party for all the acts of the firm done while he is a partner. क्या कहता है? कहता है कि each partner is liable jointly, प्रत्येक जो है पार्टनर, प्रत्येक साझेदार ज्वाइंटली क्या होंगे? लाइबल होंगे. किसके लिए? विथ ऑल द अदर पार्टनर्स एंड आल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म. जो थर्ड पार्टी या उनके द्वारा, थर्ड पार्टी या उनके सहमति से थर्ड पार्टी के द्वारा जो भी लाइबिलिटी होती है, वो लोग जवाबदेही होते हैं सभी पार्टनर्स. और क्या कहता है? नॉट ओनली दैट द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज आल्सो अनलिमिटेड. क्या कहता है? नॉट ओनली दैट द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज आल्सो अनलिमिटेड. प्रश्न यहां पर पूछा जाता है कि पार्टनरशिप में जो दायित्व होता है वह कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे? पार्टनरशिप का दायित्व असीमित होता है पार्टनर्स में, या फिर उनका दायित्व कैसा होता है? हमारा अनलिमिटेड होता है. क्या होता है? अनलिमिटेड. इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. एंड क्या कहता है? दिस इंप्लाइज दैट इज प्राइवेट एसेट्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग ऑल ऑफ द फर्म्स डेट. प्रश्न पूछ देगा कि क्या कोई पार्टनर का जो संपत्ति होता है वह क्या प्राइवेटली डेट को रिकंसिल करने के लिए या रिकंसिल करने के लिए यूज किया जा सकता है? तो आप क्या बताओगे बच्चा? यस. क्या आंसर होगा इसका? यस. ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड. अब ये क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है भाई? पढ़ लेते हैं इस चिड़िया को. चलो. और पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. क्या कहता है कि पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस तभी होता है जब वह आपस में क्या करें, आपस में जो पार्टनर होते हैं वो एग्जिस्टेंस तभी करेंगे जब एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट वो करेंगे. और क्या कहता है? द एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन. इसके बारे में बात कर ली है. द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी राइटिंग, बट wherever it is writing, the document which contains terms of the agreement is called partnership deed. जब लिखित बात, अब ये भी बात कह दो, तो पार्टनरशिप डीड क्या ओरल हो सकता है क्या? तो आप क्या कहोगे?
पार्टनरशिप डीड भैया ओरल हो सकता है क्या? तो आप क्या कहोगे, हाँ या ना? प्रश्न जटिल है, प्रश्न जटिल है तो उत्तर भी जटिल होना चाहिए। सोचना आप, या आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, हालांकि बताऊंगा मगर आपके लिए छोड़ दे रहा हूं कि जब पार्टनरशिप एक्ट में डीड जो हो अर्थात साझेदारी शल्लेख जिसे हम कहते हैं वो अगर रिटन फॉर्म में ना हो तो भी तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, और जब रिटन फॉर्म में हो तो यहां पे कह रहा है कि जब विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। मैं उत्तर दे ही दिया, खैर पार्टनरशिप डीड कहते हैं ओरली रहेगा, तो ये तो एक उसका कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, क्या कहता है, contains a detail about all the aspects affecting the relationship between the partners including the objective of a business, contribution of capital by each partner, ratio in which the profit and loss will be shared by the partners, and entitlement of partners of to interest on capital, interest on loan, etc. कहने का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड में पूरी कहानी लिखी होती है कि हमको कैसे जीना है, क्या खाना है, कहां जाना है, कैसे एक्ट करना है, सारी चीजें सारी एक्टिविटी पार्टनरशिप डीड ही हमारा प्रोवाइड करती है जी। ये भी आपको ध्यान देना है मित्र कि पार्टनरशिप डीड जो है यह प्रोवाइड करती है हमारी सारी की सारी बातों को, किसके रिगार्डिंग, कि हमको क्या करना है, कैसे रहना है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, हमारे पार्टनरशिप का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए रिगार्डिंग द पार्टनरशिप एक्ट, कि पार्टनरशिप एक्ट उसको क्या करे, प्रभावित करे। तो कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए और एक बात बता दें, इसमें एक चीज छूट गई थी थोड़ी, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि द क्लासेस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी अल्टर्ड विद द कंसेंस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कि पार्टनरशिप डीड का जो एस्पेक्ट है, जो मैटर है वह भी किसके कंसेंट से अल्टर किया जा सकता है अर्थात चेंज किया जा सकता है। तो आपका उत्तर होगा कि ऑल द पार्टनर्स क्या होगा, कैन बी अल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। द डीड शुड बी प्रॉपर्टी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑन द स्टाम्प एक्ट एंड प्रिफरेबली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। यहां से भी आपको स्टाम्प लगवा के अपने कार्य को करना पड़ता है जी, ठीक है। अब आते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में कि पार्टनरशिप डीड में कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, जल्दी से आ जाए, देख लो आपको दिख रहा होगा बच्चा। चलो, द पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन्स द फॉलोइंग डिटेल्स, क्या क्या होता है, प्रश्न यहां से पूछा जाता है। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेसेस, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, उनके मेन बिजनेस का क्या है। नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये भी पूछा जाता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड ऑफ ईच पार्टनर्स, हर तरह के जो अमाउंट है जो हमारे प्रत्येक साझेदार हैं कितना अमाउंट लाए वो भी। द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ अ फर्म, कौन सा अकाउंटिंग पीरियड उनके फर्म हो। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप स्थापित करने का समय क्या है। रूल रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ अ बैंक अकाउंट का रूल रेगुलेशन क्या होगा। प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग रेशियो क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पे क्या होगा। लोन और ड्राइविंग का क्या कॉन्सेप्ट होगा वो समझते हैं। मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, क्या हमारे पार्टनरशिप के रिगार्डिंग होंगे या ऑडिटर कैसे होंगे। सैलरीज या कमीशन एक्सेट्रा जो भी पेबल अमाउंट होगा उनका पार्टनर का वो। और राइट्स ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर ये भी कहां डिसाइड होता है, हमारे पार्टनरशिप डीड में। और क्या है भाई, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इन्वेंटरी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स, यहां से भी सारी चीजें डिसाइड होती हैं। फिर क्या कहता है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि डिसोल्यूशन अर्थात फर्म का विघटन किस तरीके से हम सेटलमेंट करेंगे उसके रिगार्डिंग भी यहां पर बातचीत होती है। मेथड और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर में जो भी उस टाइम पार्टनर हो अगर उसमें कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड, रूल्स कौन सा होगा, कौन सा रूल्स किसके रिगार्डिंग, जब एडमिशन होगा, जब रिटायरमेंट होगा या फिर जब डेथ ऑफ पार्टनर होगा तो उस रिगार्डिंग। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड कवर्स ऑल मैटर्स अफेक्टिंग रिलेशनशिप of partners amongst themselves. However, if there is no express agreement on
certain matters the provisions of the Indian Partnership Act 1932 shall be apply। ये भी कहता है कि जब किसी के बारे में कोई क्लैरिटी के साथ कोई प्रोविजन नहीं दिया जाता, उस परिस्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 अर्थात द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे प्रोविजंस रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ सर्कमस्टांसेस लागू होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी मित्र। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक, कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजन होते हैं हमारे अकाउंट्स के रिगार्डिंग, और ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं, हालांकि थक गए हैं फिर भी देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजन है वो देख लेते हैं। प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं भाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमने बताया कि जो हमारा बाउंड ऑफ पार्टनरशिप होता है वह वास्तव में प्रॉफिट एंड लॉस के शेयर में ही वो बातचीत करता है, अर्थात यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय पार्टनर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द फर्म। क्या कह रहा है कि जब प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, या तो पहले कुछ हमको पूर्व निर्धारित तरीके से मिला हो कि भैया ऐसा है कि इस रेशियो में हम अपने प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करेंगे या शेयर करेंगे, तब तो ठीक है। अगर नहीं है, उस परिस्थिति में जो तत्कालीन हमारे साझेदार रहे अर्थात पार्टनर्स रहे, वहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फिनोमिना होता है, और कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द फर्म, वो क्या फर्म में दे रहे हैं डजंट मैटर, वहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बातचीत करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म एज अ मैटर ऑफ राइट। However, interest can be allowed when it is expressly agreed to by the partners। आप अपने मन से ही ला के दे दो भैया, आप अपना घर वर सब कुछ यूज कराने के लिए दे दो, तो वहां पर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देगा जब तक म्यूचुअल कंसेंट ना हो। इसीलिए जब हम आपको प्रॉपर्टीज बता रहे थे वहां पर ये सारी चीजों को फोकस करके बताया कि ये महत्वपूर्ण बातचीत करनी है अपने को। 10, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इश्यूज। या तो पार्टनरशिप डीड में सारी चीजें लिखी हो, अगर उसका अभाव है यानी लैक ऑफ दिस कंडीशंस, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कोई भी आपको हमको इंटरेस्ट नहीं पेड करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, ये भी बातचीत करता है भाई, कलर चेंज कर ले कि नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्राविंग मेड बाय द पार्टनर्स इफ देयर इज नो मेंशन इन द डीड, कि अगर डीड में, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए ड्राविंग को, तो वहां भी वह प्रोवाइड नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ही और सी शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट एन इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% पर एनम। और यह कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 37। आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको आगे भी बताऊंगा। ठीक है, तो यह बताता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म फॉर ऑल पर्पज ऑफ बिजनेस, ही और सी शिल बी एंटाइटल्ड टू गेट एन इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर कोई पार्टनरशिप को उसी में साझेदार में से कोई एक लोन देता है क्योंकि बिजनेस के सरवाइव करने के लिए, तो वहां पर वह 6% पर वार्षिक के दर से अधिकार प्राप्त करता है इंटरेस्ट का लोन पर, जो वह देता है खुद से। रेम्यूनरेशन ऑफ द फर्म्स वर्क, नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और अदर रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म अनलेस देयर इज अ प्रोविजन फॉर द सेम इन द पार्टनरशिप डीड। अगर कोई पार्टनरशिप डीड में चीजें लिखी हैं तब तो दिया जाएगा, अन्यथा सब कुछ सोची समझी रणनीति के साथ नहीं दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द अबव, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाइज द सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। क्या क्या बताया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग,
देख, if a partner derive any profit for him or herself for any transactions of the firm or firm for the use of the property or business concentration of the firm or the firm name, he or she shall account for the profit and paid to the firm. यदि कोई पार्टनर डिराइव कर रहा है प्रॉफिट के लिए अपने खुद के ट्रांजैक्शंस के लिए या फिर उसके यूज के लिए प्रॉपर्टी जो बिजनेस में कनेक्शन से बिजनेस के कनेक्शन से जुड़ी हो, तो वहां पर वह उस फर्म के रिगार्डिंग प्रॉफिट को पे करने का भागीदारी होगा. If a partner carries on any other business of the same nature as and competing with that of the firm, he or she shall account for and pay to the firm all profit made by him or in that business. यदि कोई पार्टनर क्या करेगा, पार्टनरशिप जो उसने डीड किया है उसके अलावा कोई दूसरा कार्य कर रहा है उसी के नाम पे, तो अगर प्रॉफिट है या लॉस है तो क्या करेगा, वह उसके पे टू द फर्म हमेशा प्रॉफिट मेड जो भी उसका प्रॉफिट प्राप्त करेगा वो भी अपने पार्टनर्स को देगा, क्योंकि वह उसका नाम का लाभ कमा रहा है. तो ये तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग रहा. और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास बहुत मजेदार लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा. आपको एक बात बताएं फिर कि हमारे यहाँ 24 जून 2022 यानी अपकमिंग जो 2-4 दिन बाद आने वाला है, 21 हो ही गया. आज क्या है, कौन सा डे है भाई, आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे 22, थर्सडे 23 और 24 शायद फ्राइडे है. तो 24 फ्राइडे को हमारे यहाँ एक सेमिनार है आयोजित किया जा रहा है. हम आपका बहुप्रतीक्षित सेमिनार है वो, वहां पर आपका इंतजार करेंगे. टॉप 15 स्टूडेंट के लिए ही ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है. आप जो वास्तव में पढ़ने लिखने वाले भाई बहन हैं वो जुड़े हमारे साथ. सेमिनार है, सेमिनार में आप आओ. नंबर आपको बता दे रहे हैं, आपके हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी कॉल कर सकते हो. मेरा पर्सनल नंबर है 9198375674. लिख भी देते हैं, बीएन पांडे सर 9198375674. आप इस नंबर पे संपर्क करके या तो व्हाट्सएप या फिर कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हो हमारे सेमिनार के रिगार्डिंग 24 जून 2022. ठीक है, एट द डे ऑफ फ्राइडे इवनिंग में क्या है, 5 to 7 ये टाइमिंग है. हमारा एड्रेस आप जानते हैं, नियर आनंद भवन प्रयागराज. ठीक है, तो मोस्ट अवेटेड सेमिनार है. आप भाई बहन की रिक्वेस्ट था कि सर न्यू बैच प्रोवाइड करिए और सेंटर्ड बैच प्रोवाइड करिए, इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा कर रहे हैं. पुनः आप लोगों को एक बार याद दिला दें कि हमारा सेमिनार सेंटर्ड होगा इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के रिगार्डिंग. ठीक है, वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज है, आप हमसे जुड़े और अपनी सीट को वहां पर सुनिश्चित करें. एडमिशन ओपन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से. रीजनेबल प्राइस हम लोग रखे हैं. हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिलेक्शन देना है. और हमारे एसेट या किसी भी टीचर के एसेट क्या होते हैं, उसके स्टूडेंट होते हैं. और स्टूडेंट जब सेलेक्ट होता है तब हमारे एसेट की अच्छी इवेल्युएशन होता है. उस समय हम मुंह मांगा रकम जिससे मांगेंगे वो देगा. तो ये फैक्ट है. चंद्रा क्लासेस प्रयागराज से आप जुड़े बाई बीएन पांडे सर के द्वारा, अर्थात मेरे द्वारा. सारे कोर्सेज आपको अच्छे से बताई जाएगी, समझाई जाएगी और वहां पर अपने कोर्सेज के रिगार्डिंग सारी बातें आपको साझा करने का अवसर भी दिया जाएगा. 2 वे कम्युनिकेशन होगा. ठीक है, तो आप देरी ना करें, लिमिटेड सीट है और सेमिनार के लिए भी लिमिटेड सीट है. तो प्लीज कॉल करके अपना सीट कंफर्म करा लें. ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें. ठीक, रिकमेंड कर दें कि सर अच्छा पढ़ाते हैं या सर बुरा पढ़ाते हैं, जैसे आपको लगे, जिस तरीके से आपको समझ में आए चीजें वहां पर आप चीजों को कर सकते हैं. ठीक है, तो पुनः आपसे विदा लेने की गुजारिश करूंगा. समय का अभाव है, गला भी साथ नहीं दे रहा है, ताकि सुबह 8 बजे 7 बजे से ही मैं रेगुलर क्लास लेता हूं और आप लोगों के बीच आ जाता हूं टाइमली पर डे. बस इसी आशा के साथ कि हमारे भाई बहन सिलेक्ट हों और
कभी न कभी आप अपना नाम रोशन करोगे, तो जरूर हमको याद करोगे, लाइफ टाइम याद करोगे कि कोई सर थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट को ठीक ठाक बताया और हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग चीजें सही आई। ठीक है, आशा है आप स्वस्थ होंगे। पुनः आपको विश्व योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। जय हिंद,